हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी 112 रिस्पॉन्स टाइम में किस पुलिस को पहला स्थान मिला? तो नोएडा पुलिस को। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2415 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान कौन बन गए? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितनी हुई? तो 224.3 मिलियन हो गई है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार कितनी प्राइवेट बैंकों को विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी है? तो 3 बैंकों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बने हैं आर दिनेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी गोपीनाथ नायर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो दिल्ली जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे बनाने वाला राज्य कौन सा बना? तो ये बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों, जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ पर जो है सबसे अधिक एक्सप्रेस वे हो गए और देश में ये जो है सबसे अधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर जल्द ही दुनिया भर की कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। राज्य में अब कितने कुल एक्सप्रेस वे हो गए हैं? तो ध्यान रखेंगे 13 एक्सप्रेस वे जो है राज्य में है। जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में 6 जो है वो उपयोग में है जबकि 7 निर्माणाधीन है। तो ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर के 13 एक्सप्रेसवे हैं जो उत्तर प्रदेश में वो हो जाएंगे। 16 जुलाई को दोस्तों अभी जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है तो 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये इसका उद्घाटन करेंगे और जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली को जोड़ता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे कि देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला जो राज्य है वो कौन सा बन गया? तो ये बन गया हमारा उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को उद्घाटन करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो इससे संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये कितना लंबा होगा? तो 296 किलोमीटर ये लंबा होगा। अब यहाँ पर हम मैप में देखेंगे कि जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये है चित्रकूट। जो ये चित्रकूट है यहाँ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा। चित्रकूट से होता हुआ जाएगा ये बांदा, इसके बाद ये महोबा, हमीरपुर और जालौन। जालौन के बाद जो है औरैया और इटावा। ये कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। कुल मिलाकर के 7 जिलों को जो है ये कवर करेगा। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनसे होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा और अंत में ये इटावा पहुंचेगा और यहाँ से जो है ये आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है इससे जुड़ जाएगा और इससे होते हुए फिर जो है दिल्ली तक पहुंचा जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये कितने राज्यों से होकर गुजरेगा?
तो कितने जिलों से होकर के गुजरेगा, तो ये 7 जिलों से होकर के गुजरेगा और 7 जिलों के नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। लंबाई कितनी है तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, 296 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। 8 जुलाई 2022 को NHAI के परियोजना निदेशक नुसरतुल्लाह ने बताया कि एफिल टावर की तर्ज पर जो है हमारे प्रदेश में प्रयागराज में गंगा किनारे निर्माणाधीन 6 लेन पुल के टावर पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया। दोस्तों, ये जो रिवर आर्ट गैलरी ही है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसलिए क्योंकि ये जो है इस तरह की देश में इकलौती रिवर आर्ट गैलरी होगी। अभी तक देश में जो है इस तरह की कोई रिवर आर्ट गैलरी नहीं है। ये देश में इकलौती होगी जहाँ पर कुंभ और प्रयागराज की संस्कृति की जो छटा है वो पूरे देश और दुनिया के सैलानी सीधा साक्षात्कार इसका कर सकेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुंभ है और जो प्रयागराज है इसकी संस्कृति का जो देख है वो जो है दुनिया भर के जो सैलानी हैं वो इसकी खूबसूरती को जो है देख सकेंगे। प्रयागराज में प्रवेश करने से पूर्व ही सैलानी इस गैलरी में आकर आध्यात्मिक नगरी की संस्कृति और विरासत के साथ ही कला की झलक ले सकेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है एक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी और ये जो है किसके तर्ज पर बनेगी? तो एफिल टावर की तर्ज पर ये गैलरी बनाई जाएगी जो कि देश में इकलौती होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आशा सिंह ने 24 ओवर एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। लखनऊ की दोस्तों 56 वर्षीय आशा हैं जिन्होंने बेंगलुरु के कांटीरावा स्टेडियम में मील का पत्थर स्थापित करते हुए 24 ओवर एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप, ध्यान रखेंगे कौन सी प्रतियोगिता है? तो 24 आवर्स एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप है। इसमें इन्होंने जो है भारत को रजत पदक दिलाया है, ध्यान रखेंगे रजत पदक इन्होंने जीता। स्पर्धा में आशा ने अपने से कम उम्र की जो अंजू सैनी है हिमाचल प्रदेश की, जिनकी उम्र है 43 वर्ष, उनको जो है 204 किलोमीटर और शशि मेहता जो उत्तराखंड की हैं 42 वर्ष की 184 किलोमीटर के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कुल 569 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसमें महिला वर्ग की जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की जो तिकड़ी टीम थी 3 सदस्यों की, उसमें जो है 605 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और जो चीन की तिकड़ी थी उसने जो है 527 किलोमीटर की, जिससे कांस्य पदक मिला और जो ऑस्ट्रेलिया की है उसे स्वर्ण पदक मिला और जो हमारे देश भारत की थी उसे जो है 569 किलोमीटर दूरी तय करने के साथ जो है दूसरा स्थान मिला और रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो इनका नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एज जो है इनकी 56 ईयर है, यानी 56 साल की हैं। ये लखनऊ के रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे आशा। और कौन सी प्रतियोगिता थी? तो 24 आवर एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप, इसमें जो है भारत को कौन सा पदक मिला? तो ध्यान रखेंगे रजत पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमनदीप यादव ने एशियन हैप्किडो चैंपियनशिप के पुरुष सीनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। 28 जून से 2 जुलाई तक उज्बेकिस्तान के फेरगाना सिटी में आयोजित एशियन हैप्किडो चैंपियनशिप में सहारनपुर के अमनदीप यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। अमनदीप ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि यह एकमात्र हैप्किडो खेल का पहला स्वर्ण पदक भारत के नाम पर दर्ज हुआ है। ठीक, तो इस वजह से जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हैप्किडो जो प्रतियोगिता है, जो चैंपियनशिप है, भारत को जो है इसमें पहला स्वर्ण पदक मिला है। इसलिए आप नाम ध्यान रखेंगे किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, नाम ध्यान रखेंगे अमनदीप ने। ठीक है, अमनदीप यादव ने, जो कि कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हैं। अमनदीप यादव ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अमनदीप के सहारनपुर पहुंचने पर जिले के खिलाड़ी, खेल संघ व क्षेत्रीय खेल कार्यालय सहारनपुर ने इनका जोरदार स्वागत किया।
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो सहारनपुर के अमनदीप यादव हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी प्रतियोगिता है? तो ध्यान रखेंगे उज्बेकिस्तान के फेरगाना सिटी में आयोजित थी एशियन हैप्किडो चैंपियनशिप। अब दोस्तों यहाँ पर बात है कि एशियन हैप्किडो चैंपियनशिप जो प्रतियोगिता है ये होती क्या है, इसमें जो है क्या होता है। तो दोस्तों ये जो हैप्किडो चैंपियनशिप है ये एक मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता होती है। इसमें जो है आत्मरक्षा का एक रूप है ये, और यहाँ पर जो है फेंकने की तकनीकी हो गई, किक हो गया, इसके साथ ही घूंसे और अन्य हड़ताली हमलों को इसमें जो है नियोजित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रतियोगिता है एशियन हैप्किडो चैंपियनशिप, ये क्या है, ये एक मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं अमनदीप यादव, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर के गुप्ता को। दोस्तों हाल ही में जो आर के गुप्ता हैं, इन्हें उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो ध्यान रखेंगे टी श्रीकांत का इन्होंने स्थान लिया। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी गुप्ता अगले साल 28 फरवरी तक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उपचुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। तो ध्यान रखेंगे उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर के गुप्ता को। दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए कि चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, तो उनका नाम ध्यान रखेंगे आप, राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे ये चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। और उप चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो आर के गुप्ता ये उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखेंगे आप 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य में पेश किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान सरकार जो है ये जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है, जो भारत में अपनी तरह का पहला होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, यानी जो स्वास्थ्य भारत में ये अपनी तरह की पहली है। क्या? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। जनवरी में सरकार ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया था जो रोगियों, उनके परिचारकों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के अधिकारों के साथ साथ हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रणाली को परिभाषित करता है। दोस्तों स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राज्य में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और मजबूती के लिए राजस्थान सरकार की कोशिश का हिस्सा है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बनने जा रहा है? तो ये राजस्थान होगा। ध्यान रखेंगे देश में ये पहला होगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में स्थित है मानगढ़ पहाड़ी। इसे जो है अभी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में जो मानगढ़ पहाड़ी है इसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिशों के बारे में प्रासंगिक विवरण है। दोस्तों ये मानगढ़ पहाड़ी है क्या, इसकी क्या कहानी है कि इसे जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मानगढ़ पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखेंगे ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे बांसवाड़ा जिले में ये स्थित है मानगढ़ पहाड़ी। ये जो मानगढ़ पहाड़ी है इसकी जो सीमाएं हैं वो मध्य प्रदेश और गुजरात से भी लगती हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों जो मानगढ़ पहाड़ी है यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो है काफ़ी समय पहले क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। जिस तरह से आप लोगों को याद होगा जो जलियांवाला नरसंहार है वो हम लोग पढ़ते हैं, तो जलियांवाला जो नरसंहार था उससे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोगों की जानें गई थी। दोस्तों यहाँ पर क्या मामला था? तो यहाँ पर जो है 17 नवंबर 1913 ये डेट है। इस डेट को जो है ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से
जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे इन पर गोलियां चलाई थी और 1500 से भी ज़्यादा जो भील आदिवासी थे उनकी जान यहाँ पर गई थी। दोस्तों जो जलियांवाला बाग कांड है यहाँ पर माना जाता है कि 1000 के लगभग जो है लोगों की जानें गई थी, लेकिन ये जो मानगढ़ पहाड़ी है, जो मानगढ़ नरसंहार है, यहाँ पर जो है 1500 से अधिक लोगों की जान गई थी। अब दोस्तों ये चर्चा में क्यों नहीं रहता है, तो ये दोस्तों क्या है कि आदिवासी यहाँ पर लोग थे, ऐसा माना जाता है। एक राइटर है, उन्होंने लिखा है कि जो ये लोग हैं जिनकी यहाँ पर जाने गई थी वो आदिवासी थे, वो लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस वजह से इनकी जो ये घटना है ये बड़े पैमाने पर ऊपर नहीं आ पाई, इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी पर जो नरसंहार हुआ था तो इसके पीछे एक कारण है कि एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, उनका नाम क्या था, तो गोविंद गुरु। यहाँ पर देखेंगे गोविंद गुरु। दोस्तों ये आदिवासी के मसीहा माने जाते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में जो है वहाँ पर आंदोलन किए गए और इसी वजह से एक आंदोलन जो है मानगढ़ जो पहाड़ी थी वहाँ पर इन लोगों की सभा थी, तो उसी दौरान जो है जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पर इनको चारों ओर से घेरा और इसके बाद जो है उन पर गोलियाँ बरसाईं। तकरीबन 2 घंटे तक, ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 2 घंटे तक जो है यहाँ पर गोलियाँ बरसाई गई और जो यहाँ पर 1500 से अधिक लोग थे उनकी जान गई थी। तो यहाँ से आपको कुछ बातें अच्छे से याद रखनी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मानगढ़ पहाड़ी ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और जो मानगढ़ पहाड़ी पर नरसंहार हुआ था तो वहाँ पर जो है कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर आपसे आदिवासी पूछ लिया जाए कि कौन सी जो है आदिवासी प्रजाति थी वहाँ पे, तो भील आप ध्यान रखेंगे, भील जो है यहाँ पर आदिवासी प्रजाति थी। दोस्तों इसके साथ ही आप एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके नेतृत्व में जो है यहाँ पर आंदोलन हुआ करते थे, तो गोविंद गुरु ये थे, इनके नेतृत्व में जो आदिवासियों के ये मसीहा माने जाते थे, तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है यहाँ पर आंदोलन हुए। दोस्तों करीब 8 दशक के बाद ये जो घटना हुई, इसके 8 दशक के बाद जो है राजस्थान सरकार ने जो नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए थे उनकी याद में 1999 में शहीद स्मारक बनवाया था और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके जो है चर्चा में आता गया और अभी जो है जो राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे मानगढ़ पहाड़ी क्या है और इससे संबंधित क्या कहानी थी वो भी हमने आपको यहाँ पे बताई। अगला क्वेश्चन है कि इस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। दोस्तों यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या है कि उन्होंने अभी जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जॉनसन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर तब तक प्रभारी बने रहेंगे जब तक कि नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया अक्टूबर के लिए निर्धारित कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन के समय तक अपेक्षित पूरी नहीं हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखेंगे लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की करेंसी है, तो ध्यान रखेंगे आप। और जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी ने। दोस्तों प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया, जो कि 9 से लेकर के 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। यह महोत्सव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, डिजिटल प्रशिक्षण गतिविधियों और ऋण मेलों का प्रदर्शन करेगा। इसमें प्रतिष्ठित स्ट्रीट वेंडरों के सम्मान के लिए भी कार्यक्रम किए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे स्वनिधि जो महोत्सव है इसका शुभारंभ कब से कब तक किया जाएगा, 9 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका शुभारंभ किया स्वनिधि महोत्सव का। अगला क्वेश्चन है खारची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। दोस्तों ये जो खारची त्यौहार है, खारची जो उत्सव है, ये 1 सप्ताह तक चलने वाला है,
जो कि 14 देवी देवताओं की पूजा करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके में खैयरपुर में हजारों भक्तों के जुटने के साथ शुरू हुआ। खारची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्यौहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। पूरे भारत और पड़ोसी बांग्लादेश के भक्तों और साधुओं ने भी उत्सव में भाग लिया। तो यहाँ से आप ध्यान रखें, जो खारची उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये त्रिपुरा का त्यौहार है। ये एक आदिवासी त्यौहार है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो हिंदू धर्म से हुई है। तो ध्यान रखेंगे, खारची उत्सव त्रिपुरा से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे 10 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, स्मृति ईरानी को, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। जापान के इस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।